हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सीक ऑफ मेडिसिन। तो हम हार्ट फेलियर के बारे में बात कर रहे थे। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द हार्ट फेलियर। फर्स्ट पार्ट में हमने राइट हार्ट फेलियर तक की बात की थी एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हार्ट फेलियर, जो खैर हमने डिस्कस तो कर लिया है बट स्टिल उसको एक अलग टॉपिक के अंदर, एक अलग अलग हेडिंग के अंदर पढ़ना बनता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म विच इंक्लूड्स द कार्डियक हाइपरट्रोफी एंड कार्डियक डायलिटेशन एंड देन फाइनली वी विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजिक फीचर्स। ठीक है, सो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड हार्ट फेलियर। तो बैकवर्ड तो हमने पढ़ ही लिया बट फिर भी द वेंट्रिकल्स फेल टू इजेक्ट द ब्लड नॉर्मली। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है हमारे वेंट्रिकल्स का, इट विल इंक्रीज। सो वो क्या करेगा, हमारे एट्रियम में भी वॉल्यूम और प्रेशर का ओवरलोड क्रिएट करेगा। सो हियर इट इज़ ट्रांसमिटिंग बैकवर्ड एंड देर विल बी इंक्रीज्ड प्रेशर इन द वेन्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द बैकवर्ड हार्ट फेलियर। इतना सही था ये। तो अब हम बात करते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर की। तो हियर द हार्ट फेल्स टू पंप द ब्लड एडिक्वेटली, सो देर विल बी डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द बॉडी टिश्यूज। इट विल रिजल्ट इन टिश्यू एनॉक्सिया एंड इट कॉजेज डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन, जो क्या करेगा, एक्टिवेट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इसके आगे तो वही है ना कि एडीएच का रिलीज होगा, सोडियम वाटर रिटेंशन होगा। ठीक है, सो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो फॉरवर्ड हार्ट फेलियर भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स की। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स ऑफ द हार्ट फेलियर। कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म मतलब कि हार्ट के कुछ हमारे बॉडी के कुछ ऐसे एफर्ट्स होते हैं, हमारे हार्ट के कुछ ऐसे एफर्ट्स जो कि सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए किए जाते हों, उसको हम कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ओके। सो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, कार्डियक हाइपरट्रोफी और कार्डियक डायलिटेशन। ठीक है, दोनों जो है ना स्लाइड डिफरेंस है। इसका डिफरेंस मैं आगे अच्छे से एक स्लाइड में बताऊंगी, जिसमें बहुत अच्छी सी एक इमेज है जिसमें डायलिटेशन और हाइपरट्रोफी दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ विल सी द स्टार्लिंग्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग्स लॉ, जो एक डायलेटेड हार्ट है जो कि विच इज़ फेलिंग, राइट, सो वो अपने कार्डियक परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, अब देखो हार्ट डायलेट हो गया, उसकी साइज़ बड़ी हो गई, सो ऑब्वियसली उसकी नीड्स, जो ऑक्सीजन की नीड है, एटीपी की नीड है, वो तो बढ़ी गई है। सो उस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो हमारा डायलेटेड हार्ट है वो अपनी सार्कोमियर की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, सार्कोमियर की लेंथ उसने इंक्रीज़ कर दी, ठीक है, उसको मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी उसकी थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज़ हो गई, स्ट्रोक वॉल्यूम भी चलो थोड़े टाइम के लिए मेंटेन हो गया। बट देन व्हाट हैपन्स इज, हमारा हार्ट जो है वो डायलेट हो चुका है, तो वो जो है ना सही से जिस एक्सटेंट तक पूरी तरह से अपने बोलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है का मतलब क्या है कि जैसे एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो सारा ब्लड बाहर नहीं निकाल पाया, थोड़ा सा रेसिडुअल अमाउंट जो है वो कार्डियक चैम्बर्स में रह गया। ओके, सो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, देर विल बी वॉल्यूम ओवरलोड, बिकॉज वो थोड़ा 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 जो है वो अपने हार्ट में जो है वो रेसिडुअल वॉल्यूम के तौर पर रहता जाएगा, मतलब इकट्ठा होता जाएगा। ओके, वॉल्यूम ओवरलोड से क्या होगा, कार्डियक फेलियर, दैट विल लीड टू डेथ, राइट। सो दिस वाज द स्टार्लिंग्स लॉ। लेट्स जस्ट लुक एट दिस अगेन। तो स्टार्लिंग्स लॉ के हिसाब से जो फेलिंग डायलेटेड हार्ट है वो अपने कार्डियक परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए अपनी सार्कोमियर की लेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, उस टाइम के लिए उसकी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ हुई, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ, बट अब जैसे वो डायलेटेड है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सो देर विल बी रेसिडुअल वॉल्यूम इन कार्डियक चैम्बर, वॉल्यूम ओवरलोड होगा रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से, कार्डियक फेलियर, एंड दैट लीड्स टू डेथ। So here this is a very beautiful chart of compensatory mechanism. ठीक है, it explains the mechanisms, the three different compensatory mechanisms of left ventricular and right ventricular failure, right. एक बार ये चीज़ पता हो जाएगी ना, फिर आगे जो हम कार्डियक हाइपरट्रोफी डायलिटेशन पढ़ेंगे ना तो वो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, so left ventricular failure, what can be the causes? It can be IHT, that is ischemic heart disease. It can be due to myocarditis, valvular heart disease, and restrictive pericarditis. Then the right ventricular failure, it can occur because of core pulmonal, right-sided valvular disease, right-sided myocardial disease, and pulmonary hypertension. Okay, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, तो हार्ट क्या करेगा,
कॉम्पेंसेट करने के लिए कुछ करेगा. सो उस कॉम्पेंसेशन के लिए देयर आर 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स. पहला तो ये कि वो नॉरएपिनेफ्रिन और ANP दैट इज़ एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का एक्टिवेशन करेगा, जो कि टेकीकार्डिया क्रिएट करेगा. टेकीकार्डिया क्रिएट करने की वजह से मायोकार्डियम पर फर्दर स्ट्रेस डेवलप होगा एंड दैट विल लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ठीक है, ये पहले मैकेनिज्म की बात हुई. दूसरे मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि दैट विल एक्टिवेट द रास दैट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म. अब उसकी वजह से क्या होगा, वो ADH को जाके स्टिमुलेट करेगा, मतलब ADH के सिक्रीशन के लिए स्टिमुलेशन देगा, ADH रिलीज़ होगा. अब ADH क्या करेगा, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करेगा, तो इसकी वजह से भी मायोकार्डियम पर स्ट्रेस फर्दर क्रिएट होगा एंड दैट विल ऑल्सो लीड टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. देन द थर्ड मैकेनिज्म इज़ द इंक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ओके, ये अपनी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ करेगा, बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे करेगा, जैसा हमने स्टार्लिंग्स लॉ में पढ़ा था, बाय कार्डियक डायलिटेशन. मतलब कि जो उसका सार्कोमियर का लेंथ इंक्रीज़ होता है वही उसी की हेल्प से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करेगा. दैट विल लीड टू कार्डियक वर्कलोड, राइट, इंक्रीज इन कार्डियक वर्कलोड एंड इट कॉजेज सेल स्ट्रेचिंग एंड दैट लीड्स टू कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रोफी एंड डायलिटेशन. ओके, सो अब नेक्स्ट में जो बताऊंगी ना, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक हाइपरट्रोफी एंड कार्डियक डायलिटेशन. ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जस्ट सी. So here you can see 3 different images. This is actually a cut section of the heart, the transverse section what we can say, है ना. तो समझ में आ गया होगा, transverse section of heart है और हमने उसको व्यू किया है. You can see the posterior aspect, the anterior aspect, right side and left side. Okay, now हमने बात की 2 मैकेनिज़म्स होते हैं, कार्डियक हाइपरट्रोफी और कार्डियक डायलिटेशन. तो एक बार को तो ये दोनों टर्म्स जो है ना हमें सेम ही लगेंगे. भाई हाइपरट्रोफी में भी साइज़ इंक्रीज़ होती है, डायलिटेशन में भी वो फैल जाता है, मतलब साइज़ इंक्रीज़ होती है. बट देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है. अब हमने एनाटॉमी में क्या पढ़ा था कि हार्ट जो है वो हमारी फीस्ट यानी कि मुट्ठी की साइज़ का होता है. ठीक है, सो अभी मैं इस फीस्ट की साइज़ को पकड़ के, मतलब इस चीज़ के सहारे ये दोनों में डिफरेंस बताऊंगी. ठीक है, तो समझो हमारा हार्ट जो है वो फीस्ट की साइज़ का है. तो हाइपरट्रोफी में क्या होगा कि सेल्स की साइज़ तो इंक्रीज़ होगी, लेकिन जो अपना पूरा ओवरऑल हार्ट का साइज़ है वो इस फीस्ट का, मतलब नॉर्मल से वो बढ़ेगा नहीं. सो क्या होगा, बाकी के सेल्स जो बढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, सेल्स की साइज़ जो बढ़ रही वो कैसे कॉम्पेंसेट होगा. तो जो ल्यूमन है ना, उसका ये सेकेंड इमेज में दिख रहा होगा, ल्यूमन जो है वो छोटा हो जाता है, मतलब वो अंदर की तरफ साइज़ में इंक्रीज़ होता है. ठीक है, ये हाइपरट्रोफी हुआ, मतलब वो अपनी साइज़ का ही रहा. ओके, नेक्स्ट इज़ द कार्डियक डायलिटेशन. डायलिटेशन में क्या होता है, वो जो फीस्ट है हमारी मुट्ठी की साइज़ है वो उससे भी बढ़ने लगेगा, मतलब फैलने लगेगा. ओके, प्लस ल्यूमन की साइज़ भी इंक्रीज़ होगी, वो भी डायलेट होगा. ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस यही है कि हाइपरट्रोफी में जो वो अपनी नॉर्मल साइज़ है वो रिटेन करता है, जबकि ल्यूमन की साइज़ जो है वो कम हो जाती है. बट इन डायलिटेशन व्हाट हैपन्स इज़ कि वो जो है फैलने लगता है, मतलब फीस्ट की साइज़ नॉर्मल साइज़ से वो बढ़ने लगता है, प्लस देयर विल बी डायलिटेशन ऑफ द ल्यूमन ऑल्सो. ओके, सो अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कार्डियक हाइपरट्रोफी एंड कार्डियक डायलिटेशन. ओके, सो लेट्स प्रोसीड नाउ. ओके, सो अब हम कार्डियक हाइपरट्रोफी के बारे में बात करते हैं. सो एक पॉइंट अच्छे से याद रखना कि कार्डियक हाइपरट्रोफी जो है वो हार्ट पर जब प्रेशर ओवरलोड, ओनली प्रेशर ओवरलोड होता है तो कार्डियक हाइपरट्रोफी होता है. बट कार्डियक हाइपरट्रोफी के साथ साथ डायलिटेशन भी होगा. किस केस में, जब देयर विल बी वॉल्यूम ओवरलोड. ठीक है, सो प्रेशर लोड होगा तो देयर विल बी कार्डियक हाइपरट्रोफी, और वॉल्यूम लोड होगा तो देयर विल बी हाइपरट्रोफी एंड डायलिटेशन. ओके, नाउ एज आई सेड, आगे ऊपर हमने चार्ट में देखा था इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कैसे होती है, क्योंकि वो जो अपने सेल्स का साइज़ है, सेल जो है वो स्ट्रेच होने लगता है, राइट. सो द सेम थिंग इज़ रिटन हियर. Stretching of myocardial fibers in response to stress induces the cells to increase in length. Now, अब ये जो elongated fibers हैं, they receive better nutrition and so they increase in size. So this is the general mechanism of cardiac hypertrophy. Okay, अब हम इसकी etiology, मतलब इसके causes की बात करते हैं. Okay, so what will be the causes? So first we'll talk about left ventricular hypertrophy. तो ये किस किस reasons की वजह से हो सकता है? Systemic hypertension, aortic stenosis and insufficiency, mitral insufficiency,
coarctation of aorta, occlusive coronary artery disease, congenital anomalies and conditions with increased cardiac output, जैसे कि पेशेंट अगर एनीमिक है या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस है उसको या फिर आर्टेरियोवीनस फिस्टुला है, सो इन सारी कंडीशंस में देयर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ओके, सो अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की। तो इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड इनसफिशिएंसी, ट्राइकास्पिड इनसफिशिएंसी, माइट्रल स्टेनोसिस या फिर इनसफिशिएंसी, एलवीएच मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड एलवीएफ मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, एंड द लास्ट कॉज कैन बी कोर पल्मोनल फ्रॉम क्रोनिक लंग डिजीज। सो दीज ऑल थिंग्स कैन कॉज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो अब कार्डियक डायलिटेशन की बात आती है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब वॉल्यूम लोड हो, वॉल्यूम ओवरलोड हो, तब कार्डियक हाइपरट्रोफी के साथ साथ कार्डियक डायलिटेशन भी होता है। ठीक है, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कार्डियक डायलिटेशन? इट कैन बी बिकॉज ऑफ वैल्वुलर इंसफिशियंसी, लेफ्ट से राइट कोई शंट क्रिएट हो गया हो, या कार्डियक आउटपुट जिन कंडीशंस में ज़्यादा हो तब भी कार्डियक डायलिटेशन हो सकता है, कोई मायोकार्डियल डिजीज़ हो या फिर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। सो इन सब केसेस में देयर विल बी कार्डियक डायलिटेशन. So we have completed the compensatory mechanism, and now at last we will study the morphologic features of heart failure. Here in morphologic features, first we need to understand these two terms, that is concentric and eccentric. See, concentric मतलब कि सिर्फ hypertrophy हुआ हो, dilatation नहीं हुआ हो, तो that is called as concentric. What is eccentric? Hypertrophy plus dilatation is equals to eccentric. ओके, जो हमने पहले इमेज देखी थी ना, जिससे मैंने आप लोग को वो दोनों डिफरेंसेस बताए थे कि हाइपरट्रोफी और डायलिटेशन में क्या डिफरेंस है, तो उसमें जो सेकंड वाली इमेज थी दैट वाज कॉन्सेंट्रिक, उसमें सिर्फ हाइपरट्रोफी था, एंड द थर्ड वन वाज एक्सेंट्रिक जिसमें हाइपरट्रोफी और डायलिटेशन दोनों था। ठीक है, तो कोई लोड नहीं, मैं वापस से वो इमेज दिखा दूंगी, वापस से अपने ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, एज यू ऑल नो, पहला इमेज जो है वो नॉर्मल हार्ट का है। सो सेकेंड वन इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रिक बोलेंगे या फिर कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे? ऑब्वियसली इट विल बी कॉन्सेंट्रिक बिकॉज सेकेंड वाले में सिर्फ हाइपरट्रोफी हुआ है, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रिक बिकॉज देर इज हाइपरट्रोफी प्लस डायलिटेशन। ओके, सो इस इमेज से बहुत अच्छे से डिफरेंस पता चल गया कि व्हाट इज एक्सेंट्रिक एंड व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्रॉस फीचर्स। सो ग्रॉसली अगर हम बात करें तो हार्ट का जो वेट है वो 500 ग्राम या उससे भी ज़्यादा तक इंक्रीज़ हो सकता है। सो अगर पर्टिकुलरली हम LVH दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है ना वो थिक हो जाती है। पैपिलरी मसल्स जो कि हमारे वाल्व्स को, कॉर्डाई टेंडिनी को अटैच करती है वेंट्रिकल वॉल पे, सो पैपिलरी मसल्स और ट्रबैक्यूला कार्ना दे बिकम राउंडेड एंड प्रोमिनेंट। सो पहले तो इनिशियली देर विल बी कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी, मतलब कि सिर्फ हाइपरट्रोफी रहेगा, डायलिटेशन नहीं रहेगा। बट जब वो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है, कार्डियक फेलियर आ जाता है, सो देर विल बी eccentric hypertrophy with the thinning of the ventricular wall. Okay, now talking particularly about the right ventricular hypertrophy, तो ये जो है acute core pulmonal की वजह से होता है, and the dilatation will be of ovoid shape एंड समटाइम्स राइट एट्रियम भी डायलेटेड होता है। एंड यू नो, अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की, तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वाई कोर पल्मोनल इज़ अकरिंग इन द राइट साइड ओनली। ठीक है, और क्रोनिक कोर पल्मोनल में क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल की वॉल है उसकी साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब थिकनेस में इंक्रीज़ हो जाता है। ये कितनी मस्तन इमेज है जिसमें हमें कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक दोनों एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। सो कॉन्सेंट्रिक में हम देख रहे हैं कि सिर्फ हाइपरट्रोफी हुआ है, जो ल्यूमन है उसका डायलिटेशन नहीं हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक। बट एक्सेंट्रिक में क्या होता है कि वो साइज़ में भी इंक्रीज़ हुआ है, मतलब हाइपरट्रोफी भी हुआ है प्लस ल्यूमन का डायलिटेशन भी हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सेंट्रिक। ओके, सो अब हमने ग्रॉस इमेजेस भी देख ली कॉन्सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम मसल फाइबर्स की इंडिविजुअली बात करें, सो दे आर इंक्रीज्ड इन साइज, एंड यू नो देर विल बी थोड़ा थोड़ा डीजनरेटिव चेंजेस भी दिखेगा, छोटे छोटे फोकस दिखेंगे डीजनरेटिव चेंजेस के, थोड़ा बहुत सा नेक्रोसिस दिखेगा जो हमारा मायोकार्डियम हाइपरट्रोफी हो चुका है। और ये सारे चेंजेस क्यों दिखते हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया ऑफ द हाइपरट्रोफीड मसल। अब देखो, हाइपरट्रोफी जो हुआ मसल का, उसका हाइपोक्सिया मतलब ये सब चीज़ें कहाँ से आई, तो बिकॉज द ब्लड सप्लाई इज़ इनएडिक्वेट टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंक्रीज्ड फाइबर साइज। याद करो, मैंने कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म में सबसे स्टार्टिंग में कहा था कि उसकी जो नीड्स है,
जो हार्ट कार्डियक का डायलिटेशन हो गया, हाइपरट्रोफी हो गया, तो उसकी जो नीड्स है ना वो पूरी नहीं हो पाती, चाहे वो ऑक्सीजन की हो या एटीपी की हो, इनएडिक्वेट टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंक्रीज्ड फाइबर साइज, सो देर विल बी हाइपोक्सिया, उसको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा, ठीक है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि उसको नेक्रोसिस हुआ है, उसके बाद डिजेनरेटिव चेंजेस हुए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेबल है। अब एक स्लाइड देखते हैं माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की, एंड देन वी विल complete this is the histologic slide of cardiac hypertrophy. Actually this is a longitudinally section cardiac myocyte, and you can see the nuclear enlargement. न्यूक्लियस को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है या इतना ज़्यादा ब्लूइश क्यों है, सो यू आर राइट, अगर ख्याल ऐसा आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो भी कोई बात नहीं। सो न्यूक्लियस हियर इज़ हाइपर क्रोमैटिक, प्लस यू कैन सी द ड्रास्टिक इंक्रीज इन द साइज ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स, एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस इज ऑल्सो सीन। सो या यहाँ पर हार्ट फेलियर जो है वो अपना ख़त्म होता है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो, एक्चुअली पसंद तो आई ही होगी, सो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड कमेंट योर व्यूज़ डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स सो दैट आई कैन grow more and I can I get encouragement to make these videos more and more. And okay, that's it for today. Till meet you in the next video. Till then, peace.